So welcome back everyone, and in this lecture we are going to discuss about the second topic of the techniques of risk analysis in capital budgeting. पिछले वाले टॉपिक में स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स देखा था हमने, और उसमें हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है. अब हम कुछ कन्वेंशनल टेक्निक्स देखते हैं जिसके अंदर में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. ये वाला लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में आपको समझाऊंगा, बट ये जो दो कॉन्सेप्ट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पहला कॉन्सेप्ट है सर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, और दूसरा कॉन्सेप्ट है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच. आइए बात करते हैं सबसे पहले रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के बारे में. 11 नंबर के क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था और 12 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो रहा है सर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट से. अच्छा, कुछ चीज़ें ये है जो लिखी हुई आप पढ़ लो, मैं आपको समझा देता हूँ उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से. बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं RADR. ठीक है, सो RADR मेथड कई बार हम यूज़ करेंगे ऐसा वर्ड. जो सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, हम कौन सा चैप्टर देख रहे हैं सर? रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग देख रहे हैं. अब क्या होता है, कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में हम डिसीजन कब कैसे लेते थे? मैक्सिमम डिसीजन हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे लेते थे. अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, अगर एनपीवी निगेटिव आ रही है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देते थे. आई बात आपको समझ में? तो एनपीवी के भरोसे हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट टर्न्स और रिजेक्शन का डिसीजन लेते थे. तो एनपीवी सर कैसे निकालते थे? सबसे पहले एनपीवी हम निकालते थे कुछ इस तरह से कि हम पहले कॉलम में लेते थे ईयर, दूसरे कॉलम में लेते थे कैश फ्लोज, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेते थे 10% या 20% जो भी होगा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रेट पे, एंड देन प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे. अब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कई सारे ईयर्स होते थे, उसके बाद कैश फ्लो होती थी और इसके बाद यहाँ पे एनपीवी आती थी. अगर आपको इतना समझ में आया तो. अब रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट में भी आपको सारी प्रोसेस सेम रखनी है. इसमें भी आपको ये पूछा जाएगा कि बताओ सर कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, लेकिन सिर्फ एक चेंज होगा. पूरा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें यहाँ यूज़ होने वाला जो रेट है, यहाँ यूज़ होने वाला जो रेट है, ये रेट होना चाहिए RADR, यानी कि ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जो रिस्क से एडजस्ट किया हुआ हो. आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो हम इस कैश फ्लो को इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे इसको बोलते थे डिस्काउंटेड कैश फ्लो. यानी ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ये डिस्काउंटिंग करने के काम आता था. ठीक है सर, यानी कि हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में यहाँ पे जो भी रेट लेते हैं ये डिस्काउंटिंग रेट होता है. तो हमें सिर्फ अब डिस्काउंटिंग रेट नहीं, हमें रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट चाहिए. बाकी सारी प्रोसीजर सेम है, कैश फ्लो सेम, ईयर सेम, प्रेजेंट वैल्यू और ये वो सब कैलकुलेट करने का तरीका सेम, सिर्फ आपका जो परसेंटेज है वो बदल जाएगा. अब वो उस प्रोजेक्ट के रिस्क को मेंशन करना चाहिए. मतलब अगर यहाँ पे आपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया 10% सर, क्योंकि कंपनी का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% था, तो गलत हो जाएगा. क्योंकि अगर ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से कंपनी ABC है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, यानी कि तकरीबन जो भी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है उसमें 10% की कमाई होनी चाहिए. अब कंपनी ने ना 17 प्रोजेक्ट लेके रखे हैं, ठीक है, लेकिन अब कंपनी ये एक नया प्रोजेक्ट ले रही है. इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट किंग. अब इस प्रोजेक्ट किंग में खासियत क्या है? प्रोजेक्ट किंग की खासियत ये है कि ये 1.5 टाइम्स रिस्की है दैन एवरेज प्रोजेक्ट विच इज़ कंडक्टेड बाय द सेम कंपनी ABC. तो बोलने का मतलब इनका ये जो 4 प्रोजेक्ट पहले थे, 4-5 प्रोजेक्ट जितने भी पहले थे, इनसे 1.5 गुना रिस्की है वो. तो इन सारे प्रोजेक्ट में आप 10% रेट लगा रहे थे और अब यहाँ पे भी 10% रेट लगा रहे हो क्योंकि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा. अब यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है कि इस 10% को अब आपने एडजस्ट करना चाहिए. रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के कुछ फंडे मैं आपको बता देता हूँ. RADR में दो चीज होती है, एक तो बिना रिस्क के कितना रिटर्न मिलना चाहिए. अब रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट का मतलब है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए. ठीक है, अगर हम रिस्क ना ले तो भी कम से कम मान लो इस प्रोजेक्ट में किंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब ये किंग प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मान लो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब इसके लिए डिस्काउंटिंग रेट निकालना है। मैंने ये तो प्रूव कर दिया कि ये 10% जो है ये लेना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दो, सबसे पहले आपके पास इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कितने रुपए, 10 लाख रुपए। अब ये प्रोजेक्ट में आप 10 लाख रुपए नहीं डालते, कहीं भी रिस्क फ्री डिपॉजिट रख दो बैंक में, फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट खुला दो, सबसे सेफ जगह इन्वेस्ट करने की इन्हीं पैसों की मान लो फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट में आपको 7% रिटर्न तो बिना रिस्क उठाए ही मिल रहा था। दो ऑप्शन देता हूं मैं आपको, या तो बैंक में ये 10 लाख रुपए डाल दो 7% से, या तो इस प्रोजेक्ट में, किंग प्रोजेक्ट में ये 10 लाख रुपए डाल दो, और इसमें भी मैं आपको 7% देता हूं। कहां पैसा इन्वेस्ट करोगे, पहला डिसीजन प्रैक्टिकली सोच के बताओ। आप सीधा सीधा बताओगे सर कि हम इन्वेस्ट करेंगे बैंक में, फिक्स डिपॉजिट। क्यों? अरे सर, जब दोनों प्रोजेक्ट में सेम रेट ऑफ रिटर्न मिलना है, इसमें तो बैंक में पैसा जमा करा दो, साल भर में अपना नेटफ्लिक्स घर पे बैठ के बेड पे आराम से देखते रहूंगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, रिस्क उठाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। अगर प्रोजेक्ट किंग में इन्वेस्टमेंट करता हूँ 10 लाख का, तो मुझे साल भर मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क उठाना पड़ेगा, कई तरह के प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा, और उसके बाद भी अंत में कितना पैसा मिलने वाला है, 7%। तो जब बिना मेहनत के 7% मिल सकता है, तो मेहनत करके 7% क्यों कमाएगा इंसान? आपकी भी बात सही, मैं भी होता आपकी जगह तो बैंक में पैसा डालता। यानी एक चीज जायज है सर, अगर किंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टर को, जो बहुत ही आलसी इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर को कुछ लालच देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न देना पड़ेगा, यानी 7% से ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए प्लस का साइन डाल रहा हूं, माइनस नहीं आ सकता यहाँ पे, कम नहीं कर सकते आप, ज्यादा देना पड़ेगा बिना रिस्क उठाए, जीरो रिस्क पे। इसको हम बोल सकते हैं रिस्क फ्री रिटर्न, यानी कि बिना रिस्क उठाए, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम आरएफ से जानते हैं, ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आरएफ, ठीक है, एक चीज हो गई। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा क्या देने की जरूरत है, जीरो रिस्क से। ध्यान दो, ये आपका एफडी है, ये आपका किंग प्रोजेक्ट है, रिस्क ले लो, इसमें रिस्क है 0 और इसमें रिस्क है मान लो 1.5, ठीक है। 0 रिस्क से 1.5 रिस्क उठा रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा रिस्क उठाने के लिए, हिंदी में याद रखना, लिखना है तो लिख लो, रिस्क उठाने के लिए जो एक्स्ट्रा रिटर्न उसको देना बनता है, उसको हम कहते हैं सर रिस्क प्रीमियम, ठीक है। अब कितना रिस्क प्रीमियम, ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान दो। आप बोलोगे सर देखो 10% तो नॉर्मल था, 1.5 गुना रिस्की है, तो यहाँ आप 15 कर दो, तो भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक चीज नहीं समझ रहे हो। हमने जो बोला 1.5 टाइम रिस्की देन द एवरेज प्रोजेक्ट, मतलब हमने बाय डिफॉल्ट एवरेज प्रोजेक्ट का रिस्क, कंपनी का रिस्क 1 माना है। ये 1 है तभी वो 1.5 माना, ये 2 होता तो इसका 1.5 मानते। यानी कि बेस क्या लिया हमने, एवरेज प्रोजेक्ट का रिस्क कितना लिया, 1, ठीक है। सो ध्यान देना, यहाँ पे एक और चीज ऐड होगी, कंपनी एवरेज रिस्क, कंपनी का हमने बेस क्या माना, 1। 0% रिस्क के लिए, 0 रिस्क के लिए 7% मिलता है, एक रिस्क उठाने के लिए 10% मिलता है, तो 1.5 रिस्क उठाने के लिए कितना मिलेगा? ये है आपको क्वेश्चन का सवाल, मतलब सॉरी, क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो ये है RADR। अब थोड़ा सा एनालिसिस करो। सबसे पहली चीज तो 0 से 1 तक जाने के लिए 7 से 10% का रिटर्न मिलता है, यानी कि 0 से 1 तक का रिस्क जो कितना एक्स्ट्रा उठाया, 1, पूरा 1 माइनस 0 इज 1, 1 का रिस्क उठाने के लिए 3% ही एक्स्ट्रा मिलता है। तो 1 से 1.5 यानी 0.5 का रिस्क उठाने के लिए कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए,
1.5 यानी कि 0.5 इंटू 3। 2 का रिस्क उठाने के लिए, 1 का रिस्क के लिए 3%, तो आधे के रिस्क के लिए 1.5%। 1 का आधा तो 3 का भी आधा। ध्यान दो, ये 1 का आधा है तो ये भी 3 का आधा होना चाहिए, यानी 10 पे और कितना 1.5 एक्स्ट्रा, यानी कि आपका RADR कितना आता है 11.5%। ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं। 7% तक तो बिना रिस्क के ही मिलता था। 7 से 0 रिस्क से 1 तक रिस्क लिया, ये जो रिस्क की आपकी लाइन है, 0 रिस्क पे 7% मिलता था, 0% पे 1 पे गए, 1 पे गए तो 10% मिला, तो 1.5 पे जाने पे क्या आप बोल रहे हो 15% मिलना चाहिए? नहीं, 0 से 1 के लिए 3% की बढ़ोतरी हुई, यानी 1 रिस्क उठाने के लिए 3%, तो आधा और उठाने के लिए 1.5%। तो 7 + 3 10, 10 + 1.5 11.5%। ये है आपका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। और इसका फॉर्मूला कैसा होगा ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ आएगा आपका रिस्क इंडेक्स जो है 1.5 टाइम्स, और ब्रैकेट में आएगा 10 जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल था माइनस रिस्क फ्री रेट जो बिना रिस्क के हैं। सो 10 - 7 आपने क्या निकाला कि 1 रिस्क उठाने के लिए 3% का प्रीमियम मिलता है। तो 1.5 का रिस्क उठाने के लिए कितने का प्रीमियम मिलना चाहिए? 4.5 यानी 4.5। सो टोटल मिला के आपका यहाँ पे 11.5% आएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो RF प्लस 1.5 क्या था, मैं बोल सकता हूँ मेरा रिस्क इंडेक्स था। दिस इज 1.5 इज रिस्क इंडेक्स। 10 क्या था सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। 7 क्या था? रिस्क फ्री रेट ऑफ इंडेक्स, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो इस तरह से आपका RADR का फॉर्मूला बनता है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रिस्क इंडेक्स इन ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 2 चीज़ें मैं वापस आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, यही चीज़ जो इन्होंने शायद यहाँ पे नहीं लिखी है। RADR का फॉर्मूला, RADR इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रिस्क इंडेक्स इन ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 हिस्से होते हैं सिर्फ RADR के पूरे सेंटेंस के। एक 0 रिस्क उठाने के लिए कितना, मतलब रिस्क फ्री रिटर्न कितना मिलना चाहिए प्लस प्रीमियम कितना मिलना चाहिए। अब इसी से क्या आएगा, आपका RADR आ जाएगा। RADR में 11.5% आया था, उसको आप यूज़ कर लो उसी टेबल में और वापस से कैश फ्लोज निकाल लो। अब सारी कहानी सेम है, ये वाला जो टेबल था आपका NPV निकालने का, और आप NPV निकाल लो। आओ सर कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। The use of risk adjusted discounting rate is based on the concept that the investor demands higher return from the risky project। ये चीज आपको समझी कि भैया अगर प्रोजेक्ट रिस्की है तो रिटर्न्स भी हायर होने चाहिए। The required rate of return on any investment should include compensation for delaying consumption equal to the risk-free rate of return plus compensation for any kind of the risk taken। इसी को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। 2 चीजें उसने बोली, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। इन केस द रिस्क एसोसिएटेड विथ एनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज हायर देन द रिस्क इन्वॉल्व इन अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, डिस्काउंटिंग रेट इज एडजस्टेड अपवर्ड इन ऑर्डर टू कंपनसेट दिस एडिशनल रिस्क बॉर्न। यानी कि जो 10% हमारा एवरेज था उससे हम कहाँ चले गए 11.5%। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट हम किंग प्रोजेक्ट लेना चाहते थे उसका रिस्क थोड़ा ज्यादा था। हायर रिस्क हायर RADR, लोअर रिस्क लोअर RADR। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट? सर 2 ही कॉन्सेप्ट है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के। सबसे पहले तो है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है सर रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट बियर्स नो रिस्क, मतलब ऐसा रिटर्न जो रिस्क नहीं
है जिसमें कुछ भी। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6% का रिटर्न मिलता है, जिसमें कोई रिस्क नहीं होता, 6% गारंटीड है बिना रिस्क के। प्रीमियम ले लो, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न ओवर एंड अबाउ द रिस्क फ्री रेट एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर एज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग एक्स्ट्रा रिस्क। एक्स्ट्रा रिस्क बियर करने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रीमियम की, एक्स्ट्रा रिटर्न की बात इन्वेस्टर कहता है, उसको कहा जाता है रिस्क प्रीमियम। फॉर हाई रिस्क प्रोजेक्ट द रिस्क प्रीमियम विल बी हाई एंड फॉर लो रिस्क प्रोजेक्ट द रिस्क प्रीमियम विल बी लोअर। Briefly explain the advantages and limitations of risk adjusted discounting rate। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के फायदे और नुकसान क्या है ये भी आप बताइए सर। सिर्फ फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझा के खत्म मत करो। पहली चीज, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, और इसके बाद में पहला एडवांटेज कि भैया इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। दो पार्ट, एक तो रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम, खत्म, RADR खत्म। दूसरा, ये इनकॉर्पोरेट करता है रिस्क प्रीमियम को, ताकि डिस्काउंटिंग फैक्टर में प्रीमियम इनकॉर्पोरेट करता है, एक्स्ट्रा रिस्क के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम ये देता है, ये एक फायदा है इसका। प्रॉब्लम क्या है? डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द रिस्क प्रीमियम एंड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। ये आपको बहुत दिक्कत जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कितना रिस्क इंडेक्स है। ये 1.5 जो मैंने आपको बोला था पूरे कहानी में, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये 1.5 मैं कहाँ से लाया ये मैंने नहीं बताया था, ये मैंने अपने मन से डाल दिया था। क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में पता लगाने में कि रिस्क इंडेक्स क्या है, और वो ही नहीं निकला तो RADR नहीं निकल पाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। और इसमें अज्यूम किया गया है कि इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स इज ऑलवेज नॉट ट्रू। जनरली क्या अज्यूम किया जाता है कि अगर रिस्क, इसमें अजम्पशन ये है कि भैया सेम रेट ऑफ रिटर्न के लिए इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क उठाना पसंद नहीं करते, जो कि गलत है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क उठाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन करो द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एज अ कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। सो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट आपको समझ में आ गया। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल, करना NPV ही है निकालना आपको, सिर्फ वो जो रेट आप लेते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको थोड़ा सा बदलना है RADR के हिसाब से, जो हम बदल देंगे। अब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच पे आता हूँ। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में भी आपको सेम चीज़ करनी है। आओ सर, नया कॉन्सेप्ट नया तरीके से समझाते हैं। आप जब कैश फ्लोज निकालते हैं, NPV निकालते हैं, तो NPV के लिए मेथड क्या होती है? ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू और NPV, सॉरी, तो और यहाँ पे आप निकाल लेते हो NPV। ये बात तो समझ में आई आपको। अब आप क्या करते हो? 0 1 2 3 4 करते थे, कैश फ्लो लेते थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेते थे और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते थे एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ बताओ, यहाँ पे आप ये तो बोल देते कि मेरा इस प्रोजेक्ट में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आज करने का है, ये तो सर्टन है, मतलब ये तो आपको पता है कि आज 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। आज आपको डिसीजन लेना होता था कि इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या नहीं करूँ, और आपके पास में ये कैश फ्लोज अवेलेबल होती थी 30 50,000 1.5 लाख। अब आप ज़रा सा मुझे बताइए, आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं अगले 4 साल के कैश फ्लोज? क्या ये कैश फ्लोज कंफर्म है आपको होंगे? नहीं, हम फ्यूचर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हम भविष्य के बारे में कुछ बता नहीं सकते। आज सिर्फ हम भविष्य के बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं सर कि जब 1 साल कंप्लीट होगा तो शायद मेरी जो कैश फ्लोज है 20,000 ना हो? ऑब्वियसली आपकी कैश फ्लोज हो सकती है 20,000 50 रुपए हो, 21,000 हो, या हो सकता है 50,000 हो एक्चुअल लाइफ में। अभी तो सिर्फ आपने एक अंदाजा लगाया है। ये कैश फ्लोज कंफर्म है क्या? नहीं सर, ये तो आपको समझ में आ रहा, कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ अंदाजा लगाई हुई कैश फ्लोज। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कितनी ऐसी कैश फ्लो है जो आप बोलते हो कि नहीं सर कम से कम इतनी तो होगी ही होगी? एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने वीडियो लेक्चर्स बेचना शुरू किया, मैंने तकरीबन 10 लाख का सेटअप लगाया। 10 लाख के सेटअप के बाद मैं एस्टिमेट करता हूँ कि मुझे पहले साल 6 लाख मिलेंगे पैसे, फिर मुझे 7 लाख मिलेंगे अगले साल, फिर मेरा अगले साल बिजनेस बढ़ जाएगा तो 12 लाख हो जाएगा, और फिर 20 लाख हो जाएगा। ये मेरा एस्टिमेट है। ठीक है, कैसे एस्टिमेट लगाया सर? 10,000 रुपये के प्राइस पे मैं प्रोडक्ट बेचूंगा,
मेरे वीडियो लेक्चर्स बेचूंगा, ठीक है। सो मैंने क्या एस्टिमेट लगाया कि अगर मैं 10,000 के इस पे बेचता हूँ तो पहले साल कम से कम 60 वीडियो लेक्चर तो मैं बेच ही दूंगा, कैसे भी करके मेहनत करके। उसके बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि सर मैं प्राइस सेम रखता हूँ, ठीक है, यहाँ 70 आएगा, यहाँ 120 आएगा और यहाँ 200 आएगा। अंदाज़ा लगा लिया, बढ़िया बात है, कैश फ्लोज आपके पास। अब मैं लग रहा है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा और ये वो सब कर करके मैं 60 वीडियो लेक्चर तो बेच ही दूंगा। मुझे अभी तक कोई जानता नहीं है इंडिया में, और इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये सारा डिसीजन ले रहा हूँ कि 60 वीडियो लेक्चर्स मेरे बिक जाएंगे। एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है। तो मैंने लगा लिया अंदाज़ा, लेकिन क्या मैं ठोक के बोल सकता हूँ कि 6 लाख रुपए की मेरी इनकम होगी पहले साल में? गारंटी दो सर 6 लाख रुपए की इनकम होगी? नहीं, गारंटी तो नहीं दे सकता। मेरे को क्या मालूम है कितना बिकेगा कितना नहीं बिकेगा। बच्चों को नहीं पसंद आया तो नहीं लेंगे, पसंद आया तो शायद ज़्यादा ले लेंगे। सर आप इतना बताओ, ध्यान देना अब मैं क्या बोल रहा हूँ। सर आप इतना बताओ, कम से कम गिरी से गिरी हालत में कितना बेच दोगे, कंफर्म कितना बेचोगे? सर मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि कंफर्म मैं इसमें से 30 बेच दूंगा, मैं इसमें से 50 बेच दूंगा, मैं इसमें से 100 बेच दूंगा, मैं यहाँ पे 150 बेच, कंफर्म इतना तो मेरे को लगता है। मतलब ये इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। थोड़ा वैल्यू कम हो जाती तो गारंटी ले सकता हूँ। अब अगर आप मेरे को बोलो कि यार पूरा इन्वेस्टमेंट कर दे, साल भर में 10,000 रुपये कमाने की गारंटी लेता क्या? हाँ ले सकता हूँ। गिरे मेरे हालत में कैसे भी 10,000 तो कमा सकता हूँ। मेरे को 10 लाख की बोलोगे तो थोड़ा मैं सोचूंगा, गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन 10,000 की तो बोल सकता हूँ। इसी को बोलते हैं, दो चीज़ ध्यान देना मैंने क्या बोला। ये जो आपने 60 का कैलकुलेशन, 70, 120, 200 का कैलकुलेशन किया, इस पे आप गारंटी नहीं दे रहे, इसको बोलते हैं अनसर्टन है ये। लेकिन ये जो आप नीचे दे रहे हो ना गारंटी जिस पे, इसको बोलते हैं ये है सर्टन। मतलब इतना तो गारंटी लेने के लिए तैयार हो। और अगर आप इनको डिवाइड करो, सर्टन डिवाइडेड बाय अनसर्टन, तो आपको पता चलेगा कि अनसर्टन का कितना परसेंटेज आप सर्टनटी में कन्वर्ट करते हो। और ये जो रेशो आ रहा ना 0.50, 71, 83 और 75, इसको क्या बोलते हैं? सर ये वो रेशो है अनसर्टन एस्टिमेट का, अनसर्टन कैश फ्लोज का वो हिस्सा है जो कि सर्टन है। इसी को बोलते हैं सर्टनटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। मतलब ऐसा नंबर जो अनसर्टन कैश फ्लो को सर्टन कैश फ्लो में कन्वर्ट कर दे। सो ये वो रेशो। अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान दो। ईयर, अब मैं कैश फ्लोज की जगह लिखूंगा यूसीएफ, अनसर्टन कैश फ्लोज। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 ही लिए थे ना हमने। फिर मैं लेता हूँ, चलो 1 लाख या 10 लाख ले लो। फिर कितना लिया था अपन ने? 6, 7, 12, 20 ना। अब मैं लूंगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। आज का 10 लाख है, 10 लाख कंफर्म है, मेरे को जाना है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा। यानी कि जब ये कन्वर्ट होगा तो 10 लाख ही होएगा। अब यहाँ पे 0.50, 0.71, 83 एंड 0.75 ये मेरे कोएफिशिएंट है। जब मैं अनसर्टन कैश फ्लोज को सर्टेनिटी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे सीसीएफ मिलता है, यानी कि सर्टन कैश फ्लोज मिलेंगे। यानी कि मैंने क्या किया सर, ये 10 लाख यहाँ पे लिख दिए, 6 लाख का 50% 3 लाख, और ये कितना आ रहा था अपना 50 यानी कि 5 लाख, ये आ रहा था तकरीबन अपना 10 लाख, और ये आ रहा है 15 लाख। मैंने क्या किया, जिन कैश फ्लो पे मैं गारंटी नहीं दे पा रहा था उसको ऐसे कैश फ्लोज में कन्वर्ट किया जो कि हाँ अब मैं श्योर हूं कि इतना तो कंफर्म होगा ही होगा।
ऐसा हर प्रोजेक्ट में कैश फ्लोज कुछ निकाल सकते हैं जिसमें आप बोल सकते हैं कि इतने तो कैश फ्लो सर्टन है, इसके ऊपर तो सारा अनसर्टन था। मतलब ये जो पूरा 6 लाख बोलोगे तो अनसर्टनटी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन अब मैंने अनसर्टनटी वाला पोर्शन हटा दिया क्योंकि सिर्फ सर्टनटी वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब आप बताओ रिस्क इसमें था क्या अनसर्टन कैश फ्लो में? हाँ, क्योंकि कैश फ्लोज अनसर्टन है, कैश फ्लोज ऐसा है जिन पे जो होंगे ये आप गारंटी नहीं दे सकते, तो उसमें रिस्क होता है, इसलिए आप गारंटी नहीं दे। आप घर से निकलते हो एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी गारंटी दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। इसका मतलब रिस्क है ना, गाड़ी चलाने में रिस्क है, रिस्क है सर। आप सीए में एंटर करते हो, आप पास हो जाओगे, इसकी गारंटी नहीं दे सकते, इसका मतलब सीए में रिस्क है ना, रिस्क है सर। लेकिन अगर आप बीकॉम के एग्जाम में एंट्री लेते हो और आप बोलते हो कि भैया पास हो जाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूँ, तो आप तो मतलब उसमें कोई रिस्क नहीं है। 11th वाला जो जैसे महाराष्ट्र में तो ये होता है 11th एंड 12th सेमी जूनियर कॉलेज कहलाता है। तो 11th इज लाइक भैया आप 11th में आए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, 11th में फेल होने से कोई नहीं रोक सकता आपको, 12th की ही पढ़ाई चालू कर देते हैं 11th में। सो 11th में मैं फेल हो जाऊंगा इसकी कोई चांसेस है 0%, मतलब सर्टनटी बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 11th में पास होने की सर्टनटी 100% है, तो आप उसकी गारंटी ले सकते हो। आपने अनसर्टन कैश फ्लोज को सर्टन कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब अब ये सर्टन कैश फ्लोज में कोई रिस्क है क्या? नहीं सर। अगर आप ये ठोक के बोल सकते हो कि इतना कैश फ्लो तो कम से कम होंगे, तो क्या इसमें कोई रिस्क है? नहीं सर। अगर आप ये ठोक के बोल सकते हो कि दोपहर को मैं चाय बनाऊंगा और पीऊंगा, तो कोई रिस्क है? नहीं सर, क्योंकि आपके पास में सारा सामान है, आपने सब चेक कर लिया, तो ठीक है। अब आती है बारी डिस्काउंटिंग रेट की। हम जब पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले रहे थे, यहाँ पे ध्यान दो, पहले वाली प्रोसीजर में हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कंपनी का डिस्काउंटिंग रेट होता था जिसमें रिस्क इंक्लूडेड होता था। अब यहाँ पे ये वाले इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लूँ तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोगे और सीसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऐसा कहलाएगा कि सर आपने कैश फ्लोस तो सर्टन लिए जिसमें कोई रिस्क नहीं था। ध्यान देना, कैश फ्लोस तो सर्टन लिए जिसमें कोई रिस्क नहीं था, बट उनको मल्टीप्लाई ऐसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से किया जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से निकाला गया था जिसमें रिस्क था। भाई एक चीज तो सिंपल है, रिस्की कैश फ्लोस को रिस्की रेट से डिस्काउंटिंग करो, बट अगर कैश फ्लोज ही रिस्की नहीं है यानी कि कैश फ्लोज रिस्क फ्री है, तो आपका डिस्काउंटिंग रेट भी रिस्क फ्री होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। अब आपका रेट बदल गया, पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, अगर आप इनको डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग करेंगे, और ये रेट था 10% का, कैश फ्लोज भी ज़्यादा थी, रेट भी ज़्यादा था। अब अनसर्टन से सर्टन में अगर आप ध्यान दोगे तो हर कैश फ्लो गिर गई है, कम हो गई है, और रेट भी कम हो जाएगा 10 से 7%, क्योंकि रिस्क फ्री रेट रिस्की रेट से हमेशा कम होता है। अब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो और अब आप एनपीवी निकालो। अब ये जो एनपीवी आएगी इसको बोल सकते हैं आप सर्टन एनपीवी, क्योंकि सर्टन कैश फ्लो से निकाली गई नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी सर्टन, मतलब इतनी एनपीवी तो होगी ही होगी और कोई रोक नहीं सकता सर इसको होने से। वेट करना एक सेकेंड। आया बात आपको समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं, आइए पढ़ते हैं थोड़ी सी चीज़ें अब जो दी गई है। द डेफिनेशन ऑफ सर्टनटी इक्विवेलेंट एज पर सीमा टर्मिनोलॉजी कैन बी स्टेटेड एज बिलो। An approach to dealing with risk in capital budgeting context. It involves expressing risky future cash flows in terms of the certain cash flows which would be considered by the decision maker as their equivalent. रिस्की फ्यूचर कैश फ्लोज को सर्टन में कन्वर्ट करना, हमने रिस्की की जगह वर्ड अनसर्टन यूज किया था। Thus in this approach a set of riskless cash flow is generated. इस पूरे अप्रोच में एक ऐसे कैश फ्लोज को जनरेट करते हो जो कि रिस्कलेस होते हैं, जिसको हमने कहा था रिस्क फ्री कैश फ्लोज।
इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल कैश फ्लोज। ओरिजिनल कैश फ्लोज को रिप्लेस कर दिया आपने रिस्क फ्री कैश फ्लोज से। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द डिसीजन मेकर, जो भी डिसीजन लेने वाला होता है, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप, मैं लगा रहा हूं तो मैं, वुड बी इनडिफरेंट बिटवीन द रिस्की अमाउंट एंड द रिस्कलेस अमाउंट कंसिडरिंग टू बी इक्विवेलेंट। ध्यान देना, आगे बताता हूँ। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज अ गारंटीड रिटर्न। मैंने बोला था कि आप गारंटी लेते हो इतने कैश फ्लोज होंगे, दैट द मैनेजमेंट वुड एक्सेप्ट रादर देन एक्सेप्टिंग अ हायर बट अनसर्टन रिटर्न। देखो बहुत ही सिंपल सी बात, अब मैं आपको समझाता हूँ ये पूरे अप्रोच में क्या होता था, पहले क्या होता था और अब क्या होगा। पहले आप क्या करते थे, ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रेजेंट वैल्यू 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 ऐसा लेते थे, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे और एनपीवी आती थी। एनपीवी अगर आप पॉजिटिव आई तो आप बोलते थे एक्सेप्ट कर लो प्रोजेक्ट को, एनपीवी अगर नेगेटिव आई तो आप बोलते थे रिजेक्ट कर लो प्रोजेक्ट को। लेकिन ध्यान दो पहले क्या होता था, अभी भी क्या हो रहा है मैं ये बताता हूँ। ईयर, अनसर्टन कैश फ्लोज, सर्टनटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सर्टन कैश फ्लोज में कन्वर्ट करते हो, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप निकालते हो, ठीक है, रिस्क फ्री रेट से। तो ध्यान देना यहाँ पे रेट बदलता है, और प्रेजेंट वैल्यू, सो 0 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ एनपीवी निकालते हो। एनपीवी अगर पॉजिटिव आ रही है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो, और अगर नेगेटिव आई तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करोगे। दोनों में हमने सेम ही चीज़ की, पॉजिटिव एनपीवी तो एक्सेप्ट, नेगेटिव एनपीवी तो रिजेक्ट। दोनों में सर डिफरेंस क्या है ये मैं समझाता हूँ, और बहुत ही बड़ा डिसीजन मेकर के एंगल से सोचो। पहला वाला पार्ट, पहले वाले पार्ट में आप क्लियरली ये बोल सकते हो सर, क्योंकि ये कैश फ्लोज अनसर्टन थी, गारंटीड नहीं थी, तो ये प्रेजेंट वैल्यू भी अनसर्टन हुई, जिससे ये कैश प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई है वो अनसर्टन कैश फ्लो से ही निकाली गई है, और इन्हीं प्रेजेंट वैल्यू का आपने टोटल करके एनपीवी निकाला तो ये एनपीवी भी अनसर्टन हुई, यानी आपका डिसीजन भी जो है अनसर्टन हुआ। मतलब आपका डिसीजन गलत जा सकता है, आपने एक्सेप्ट तो कर लिया प्रोजेक्ट, बट वो एनपीवी होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी अभी भी नहीं ले सकते आप, और आपने अनसर्टन हुआ, ठीक है, अनसर्टन डिसीजन रहा। लेकिन अगर हम सर्टनटी इक्विवेलेंट अप्रोच यूज़ करें तो ये तो अनसर्टन कैश फ्लोज है जिसको अब हमने सर्टन कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर दिया, और उसी को रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंटिंग करके सर्टन प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, तो इसकी टोटल जो आई है एनपीवी वो भी सर्टन है, और आपका एक्सेप्टेंस का जो है डिसीजन वो भी सर्टन है। होता क्या है ना, अनसर्टन कैश फ्लोज ज़्यादा होती है तो अल्टीमेट आपकी एनपीवी भी ज़्यादा होगी। ध्यान दो डिसीजन में कहाँ फ़र्क पड़ता है। आपका ये वाले टेबल में 0 टाइम पे 10 लाख का प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट था, और अनसर्टन में भी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था, और आखिरी तक ये 10 लाख ही रहता है प्रेजेंट वैल्यू में भी, दोनों केस में, ठीक है। अब आप ज़रा सा सोचो, इस निगेटिव 10 लाख के इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिव में करने के लिए कैश फ्लो ज़्यादा लगेगी ना 10 लाख से, ठीक है। अनसर्टन कैश फ्लो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये आपको हो सकता है पॉजिटिव एनपीवी दे दे, लेकिन सर्टनटी निकालने के बाद ये हो सकता है निगेटिव एनपीवी दे, क्योंकि सर्टन कैश फ्लोज कम होती है। तो आप अभी तक क्या कर रहे थे सर, ज़्यादा कैश फ्लोज ले लेके एनपीवी पॉजिटिव दिखा रहे थे और डिसीजन हाँ में बदल रहे थे। लेकिन सर्टनटी इक्विवेलेंट अप्रोच से आप ना और घटा देते हो कैश फ्लोज को, सेफर साइड चलते हो, सेफर साइड चलते हो, और फिर डिसाइड करते हो कि क्या अभी भी हमको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर इतना सेफ चलने के बाद में भी पॉजिटिव एनपीवी आती है तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो, तब आपका डिसीजन गलत नहीं होएगा। यानी सी अप्रोच से लिया हुआ डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन नॉर्मल एनपीवी निकाली हुई डिसीजन कभी गलत हो सकता है लाइफ में, ठीक है। ये तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मेथड हमको बोली है वही मेथड से हम सॉल्व करेंगे, और जैसा हम फॉलो करते हैं वैसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन जब आएंगे तब और सॉल्व करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला मेंशन ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट।
अब इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, क्या ये मुझे बताने की ज़रूरत है? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ने ऑलरेडी एग्जांपल से समझा दिया। पहला स्टेप है अनसर्टन कैश फ्लोज को सर्टन में कन्वर्ट करना, फिर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करना। सो अगर इन्होंने दिया है तो आप एक बार ये पढ़ लेना, बहुत ही आसान है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ध्यान देना, यहाँ पे उन्होंने डिस्काउंटिंग रेट बदला है, रिस्क फ्री रेट अज्यूम्ड KF, ये KF यहाँ पे जा रहा है, रिस्क फ्री रेट। कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उन्होंने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच के बताए हैं। थ्योरेटिकल है, एग्जाम में थ्योरी के लिए आ सकता है, एक बार पढ़ लो। जैसे हमने रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के देखे, वैसे ही इसके हैं। सो ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। एक शॉर्ट नोट में सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। आपने रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट में अगर ध्यान दिया होगा, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट जो हमने लिया था टेबल, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने RADR में कैश फ्लोज को नहीं बदला। हमने कैश फ्लोज को बदला क्या? नहीं, हमने डिस्काउंटिंग रेट बदला था। लेकिन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में मेजर पोर्शन जो है वो है कैश फ्लोज को ही बदल देना। डिस्काउंटिंग रेट तो खैर बदलता है अपने आप से, लेकिन वो मेन पार्ट नहीं था आपका। मेन पार्ट था अनसर्टन कैश फ्लोज को सर्टन में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो कुछ चीज़ें ध्यान दो। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड इज सुपीरियर टू रिस्क एडजस्टेड मेथड एज इट डज नॉट अज्यूम द रिस्क इंक्रीजेस विद द टाइम एट अ कांस्टेंट रेट। कुछ अजम्पशंस है यार, आप पढ़ लो, मेरे हिसाब से दैट इज इनफ, इतना कोई वो बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात करते हैं। ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 तक। सो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट के और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के, ये कंप्लीट कर चुका हूँ। क्वेश्चंस हम देखेंगे तब आपको और आसानी से समझ में आएगा। प्रैक्टिस आप करेंगे तो और आपकी ग्रिप इस पे बैठती जाएगी। सो भूले नहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आपको लगता है कि सर इन कॉन्सेप्ट्स के बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए थे, तो आप जाके खुद क्वेश्चंस वाले वीडियो उसके देख लो, RADR के और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के, और फिर ये जो अदर टेक्निक्स मैं बताने वाला हूँ उसको शुरू करना। कोई दिक्कत नहीं, अदर टेक्निक्स बीच में नहीं आएगी कहीं पे भी। सो एक साथ सारे कॉन्सेप्ट करने के बजाय कॉन्सेप्ट और उसके बाद क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो भी आपको आसान जाएगा। हर बच्चा अलग अलग होता है, हर एक की नीड अलग अलग होती है। सो एक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता मैं या कोई भी टीचर। तो आपको अपना फ्रेम करना है कि चलो ठीक है, सर ने तो जो बेस्ट पॉसिबल था वो करके दिया, लेकिन अगर मेरे को जैसा जमता है मैं वैसा उसको पढ़ सकता हूँ। सो अल्टीमेटली आप ही ने एफर्ट्स डालने हैं, आप ही ने पास होना है। तो बी स्मार्ट ऑन दिस, ऑन सच काइंड ऑफ डिसीजन। नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करते हैं। अदर टेक्निक्स उसमें देखेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, सिमुलेशन क्या होता है, और डिसीजन ट्री एनालिसिस क्या होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी बिग लेक्चर। सो सिनेरियो और डिसीजन ट्री तो बहुत आसान है, मैं समझा दूंगा एग्जाम्पल के साथ। ज़्यादा क्वेश्चन जब देखेंगे तब ज़्यादा समझने में उसको आसानी जाएगी। सेंसिटिविटी समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हो सकता है सिमुलेशन समझाने में भी आपको टाइम लगे। सिमुलेशन एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके कॉस्टिंग, CA फाइनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस ज़ीरो है उसका, ज़ीरो। और CA फाइनल में भी था, कभी उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया एग्ज़ाम में भी 10 सालों में, और ना ही अभी कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पे पूछा जाएगा, बिकॉज इसमें ना दिमाग नहीं लगाना, पहले ही बता दे रहा हूँ। सिमुलेशन ऐसे टेक्निक है जो मतलब बस एक रैंडम नंबर्स आप डिसाइड करते हो और उसके हिसाब से फिगर्स आती जाती है और आप कैलकुलेशन करते जाते हो। उस वाले पार्ट में मेरे से लॉजिक एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में लॉजिक है ही नहीं। रैंडमली आप नंबर्स असाइन करते हो उसमें। बाकी सब चीज़ों का लॉजिक मैं ज़रूर बताऊँगा। बाय बाय।